सुधांशु जी, या फिर ये हो सकता है उन्हें पता हो। मैं आज से कुछ साल पहले अगर आपसे ये सवाल करता या आपकी पार्टी से ये सवाल करता, बल्कि मैंने सवाल ऐसे किए भी हैं, तो आप लोगों का जवाब होता था ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। आज उस इंटरनल मैटर पे आप लोग बड़ा तेजी से जवाब देने, क्या ये बात का डर है कि राहुल का एक सिंपैथी तैयार हो जाएगी, एक विक्टिम कार्ड तैयार हो जाएगा? क्या बीजेपी को इस बात का डर है? इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो तो प्योरली टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी से मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से पूछ लेंगे तो दिल से कांग्रेस नेताओं को ज्यादा डर लगता है कि वो कब क्या बोल के क्या परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और उनके लिए बेचारों के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाजपा को डरने में कौन सी समस्या है? देखिए, एक राजनीति में सिद्धांत होता है, एक कहावत होती है। पुराने जमाने में जब राजे महाराजे होते थे तो क्या होता था कि अगर खुश हो गए किसी से, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो आपको हाथी दान में दे दिया जाता था। और अगर कोई गलत बात हो गई, पता चला मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, तो हाथी के पांव के नीचे आ जाते थे। तो कहा जाता था बात ही हाथी पाइए, कहावत ये, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। ये राजनीति में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी, एक कहावत और है ना, दोहा, कि वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी 100 बार सोच के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी बोलने से 100 बार बोलने के बाद भी शायद नहीं सोचते हैं। ठीक है, इस लिहाज से सिर्फ इसी पर प्रदीप जी सवाल आपका। सुधांशु जी, इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तेजी से जांच का अभियान चल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी पार्टी मुख्यालय में इस पर कहा कि ये रुकने वाला नहीं है, हम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे तब भी हम रुकने वाले नहीं। एक सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं? बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती? या ये मानकर सरकार चलती है एजेंसियां कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं? देखिए, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं इस पर बहुत ही टेक्निकल जवाब देता हूं। ये जितनी भी पार्टियां आज भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, इन लोगों के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ये हुआ। मैं विनम्रता से पूछता हूं, इनमें से एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके पास पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं ने एजेंसियों की जांच न झेली 2014 से पहले। बताइए, कांग्रेस में कॉमनवेल्थ से लेके कोयले का घोटाला से लेके 2G का घोटाला और मुकदमेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, ए राजा जेल चले गए। हम थे क्या तब? मनमोहन सिंह जी के जमाने में केस पैरेड कहा गया। चलिए वो छोड़िए, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको बतौर मुजरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे बोफोर्स के मामले में घेरे में आए। ये बताइए, आज ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब से? 2004 और 5 से। मायावती जी के ऊपर 2005 और 6 से। डीएमके के नेताओं के ऊपर कब? 2007 और 8 से। और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 1997 में, और पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद की मोदी जी के ऊपर। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फितरत ही भ्रष्टाचार है। देखिए, ये इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है, नाम लेना है जाति का, आगे करना है परिवार को, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना है। परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है, केवल यह उद्देश्य है, इसीलिए सब मिलकर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। कल मोदी जी झूठ बोले, इसका मतलब कल मोदी जी ने ये कहा था अपने भाषण में, अब मैं 2014 के पहले तो कोई ईडी एक्शन ही नहीं लेता था, जांच एजेंसियां एक्शन ही नहीं लेती थी। नहीं, लेकिन अशोक जी, 2014 के बाद ही हमने एक्शन लेना शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आपने जितने नाम गिनाए ये तो 2014 के पहले के हैं। आप मेरी बात सुनी नहीं पाए। मैंने तो 97 गिराया जब ईडी थी भी नहीं। मैंने वही तो कहा। ठीक है, फोर्स के जमाने में अशोक जी, मतलब कोई भी एजेंसी हो, एक मिनट, एजेंसी कोई भी हो, भ्रष्टाचार में इनको रहना है। नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुई है। एक्शन कैसे हुई है? कोर्ट से हुई है सर। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये दोनों ओबीसी नहीं है, तो ये ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? सर ये बताइए, मोदी सरनेम आपने प्रयोग किया, तो मोदी सरनेम किसका होता है? या तो आप सरनेम नहीं कहते। नहीं, लेकिन नीरव मोदी बनिया समाज से आते हैं, ललित मोदी भी ओबीसी नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस पूरा तर्क दे रही है बार बार। नहीं, तर्क, कांग्रेस का तर्क बहुत बढ़िया है। मैं एक बात कहूं आपसे, आपने 2 नाम लिए, ललित मोदी, नीरव मोदी। 2 उदाहरणों पर पूरी एक जाति या एक सरनेम को चोर कहने वाले लोग वो हैं जो हजारों उदाहरणों के बाद अगर कह दिया जाए कि सारे आतंकवादी एक समुदाय से क्यों होते हैं, छाती पीटने लगते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता।
और चोर की जाति होती है। वाह, 2 उदाहरणों पे एक पूरी जाति चोर है और हजारों उदाहरणों के बाद नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है मगर चोरी की जाति होती है। इसी कारण से ये इनकी गति हो रही है। नहीं, लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल पर आपका टेक। सुधांशु जी, 303 एमपी बीजेपी को है, कांग्रेस को 55-50 है। आप क्यों बार बार पार्लियामेंट को रोक रहे हैं? 303 होने के बावजूद भी पार्लियामेंट चलाना चाहिए था, क्यों पार्लियामेंट को रोकना? इसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? एक तो मैं ये बात ऑन द लाइटर नोट कह दूं, एक दौर था जब हमारे 2 MP होते और आज कितने 303। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। जहां तक रोकने की बात है, देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट बात। 303 वैसे भारत की एक बहुत पुरानी बंदूक भी है जो आप बता रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप भाजपा की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप मोदी जी के विरुद्ध जितना विश्वमन करना है करिए। आपने क्या क्या नहीं बोला, मौत का प्रकार, मौत तरीका, ये मरेंगे, ये होगा, जाति बोधक शब्द बोले और ये कहा तू चाय बेच, सब चलता है। अगर आप भारत का अपमान करेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वर्ड यूज है, यूरोप एंड अमेरिका डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, तब तो फिर आप भारत की सार्वभौमिकता यानी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तब हमने कहा माफी मांगो। बाकी तो आप गाली बकते रहे, मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, सब बोल लिया। हम उसके ऊपर माफी मांगने को हमने नहीं कहा, हमने इस पे माफी मांगने का। और दुख किस बात का हुआ? स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस इंग्लैंड की धरती से आपने जाके कहा जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी। अरे चलिए कोई बात नहीं, आपको मोदी जी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति बहुत घृणा है, एक आध बार कुछ अच्छी बात भी बोल देते। जैसे मोदी जी ने कहा कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस इंग्लैंड में जहां खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला, वहां कहा जाता ना डेमोक्रेसी शुरुआत कब से हुई? मैग्ना कार्टा 1215 में आया। अरे बोलिए ना, कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे भगवान बासवन्ना के समय में। ये बोलिए ना, चोल साम्राज्य में बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे 10वीं शताब्दी से। ये बोलिए कि वैशाली का पहला गणराज्य था 2500 साल पहले का। वेदों के जमाने में सभा समिति विदत गण बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते थे। आज भी राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया। परंतु चलिए, कभी एक बार भी राहुल गांधी ने यह शब्द कभी बोले हो बताइए? यानी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए तो कभी कुछ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कांग्रेस नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है जी, नरसिम्हा राव जी ने बोले हैं कई बार बात, मगर राहुल गांधी जी नहीं बोलते। इसलिए लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के बारे में 4 बातें बोल के फिर आप कह देते आज हमें लग रहा, हम फिर भी मान लेते कि देश का सम्मान करते हैं। पर जो उन्होंने बोला वो देश के प्रति अवमानना थी, इसलिए उसमें माफी के बगैर कोई चीज संभव नहीं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी, उनका एक बयान सुनाता हूं, जरा इधर लेके आइए और उसके ऊपर मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछूंगा। प्ले ऑन करिए। प्रियंका गांधी का एक सवाल, और स्टूडियो में जरा ऑडियो ऑफ करेगा। सुधांशु जी देखिएगा जरा यहाँ पर। हम उधर आए? नहीं, आप उधर ही बैठिए प्लीज, कोई बात। हाँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? अब सुधांशु जी, यहां पर बड़ा सवाल है परिवारवाद, जिसको लेकर आप जाहिर तौर पर, अभी आप कर्नाटक में कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बोला है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया। आपका टेक इस पर? देखिए, पहली बात, कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे प्रसन्नता भी है। देखिए, इसमें मेरे मन में मिश्रित अनुभूति आ रही है प्रियंका जी का बयान सुन के, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई। ये मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अब परंतु मुझे यह लगता है कि उनके मन में जो भाव आया, शायद भारतीय संस्कृति का उनको पता ही नहीं है। अरे भगवान राम परिवार के लिए थोड़ी थे। क्या लिखा है रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं,
तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं, यह राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े थे। सुनिए, और पांडवों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदि गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। तो इसलिए मुझे लगता है, देखिए एक और बात कहूं, कांग्रेस की गति जानते क्या हो गई? महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि जब दुर्योधन है, उससे कहते हैं विदुर, भाई तुमको भी तो शास्त्र पढ़ाया गया है, धर्म क्या है, सत्य क्या, तुम्हें नहीं पता क्या? तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। असत्य और अधर्म क्या है मुझे पता है, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो वही कारण है कांग्रेस के लिए यह तथाकथित सत्याग्रह में न सत्य के लिए प्रवृत्ति है, न असत्य से निवृत्ति है।